हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशन की, यानी कि राष्ट्र क्या है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल विद मोस्टली कॉमन डिसेंट लैंग्वेज एंड हिस्ट्री लिविंग विद इन डिफाइंड terrestrial boundaries and forming a society under one government is called a nation। यानी कि लोगों का एक बड़ा समूह जिनमें सामान्यतः समान वंश, भाषा और इतिहास होता है, जो निश्चित क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रहते हैं और एक सरकार के अधीन एक समाज का निर्माण करते हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेडरिक सोरियू एंड हिज विजुअलाइजेशन, यानी कि फ्रेडरिक सोरियू और उनका दृश्यांकन क्या था। In 1848, Frederick Souriau, a French artist, created a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them। यानी कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिनमें उन्होंने अपने स्वप्न को दर्शाया, जिसमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी उन्होंने जो एक लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी हो, जैसा कि वे उन्हें कहते थे। ठीक है, In the first print shows people of Europe and America marching in a long procession, paying homage to the Statue of Liberty as they pass by. A female figure holds a torch of enlightenment in one hand and the Charter of the Rights of Man in the other। पहले चित्र में ये दर्शाया गया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी जुलूस में चलते हुए दिखाए गए हैं, जो स्वतंत्रता की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उसके पास से गुजरते हैं। ठीक है, इसमें एक स्त्री आकृति के एक हाथ में प्रबोधन यानी कि ज्ञान की मिसाल है और दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है, जिसे चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड, ऑन द ग्राउंड lie the shattered remains of symbols of absolutist institutions, यानी कि भूमि पर। दूसरा जो है वो भूमि पर है, इसमें निरकुंश यानी कि अधिनायकवादी संस्थाओं के प्रतीकों के टूटे हुए अवशेष पड़े हुए हैं। थर्ड, इन सोरियूज यूरोपियन विजन, इसमें द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर यूनाइटेड इन अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, इसमें दुनिया के लोग एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज में एकजुट हैं। ठीक है, फोर्थ, लीडिंग द प्रोसेसन आर यूएसए एंड स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय फ्रांस एंड जर्मनी, यानी कि जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इनके बाद फ्रांस और जर्मनी आते हैं। आफ्टर जर्मनी कम ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, लैम्बॉर्डी और पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, यानी कि इसके बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलीज का राज्य, लैम्बॉर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस आते हैं। ठीक है, फिफ्थ, फ्रॉम द हेवंस अबव क्रिस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज डाउन एट द सीन, ऊपर स्वर्ग से स्वयं ईसा मसीह, संत और देवदूत जो हैं वो इस दृश्य को देख रहे हैं। ठीक है, दिस आर्टिस्ट यूजेस दिस टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कलाकार इसका उपयोग दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे यानी कि बंधुत्व को दर्शाने के लिए करता है। ठीक है, अब बात करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र की अवधारणा। नंबर 1, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस, यानी कि विभिन्न उपायों और प्रथाओं की शुरुआत से फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, थर्ड, एंड ऑफ मोनार्की एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक अलॉन्ग विद द क्रिएशन ऑफ अ न्यू असेंबली, यानी कि राजतंत्र का अंत और एक गणराज्य की स्थापना, साथ ही एक नई विधानसभा का गठन हुआ, यानी कि नई असेंबली वहाँ पे बनी। ठीक है, फोर्थ, rise of Napoleon and his reforms, revolutionaries help other people in Europe to become nations, यानी कि नेपोलियन का उदय और उसके सुधार, क्रांतिकारियों ने यूरोप के अन्य लोगों की मदद की ताकि वे राष्ट्र बना सकें। ठीक है,
अब बात करते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स, ईच रूल्ड बाय ऑटोनॉमस रूलर्स। यानी कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई राज्यों जैसे कि डची और कैंटनों में विभाजित थे, जिन पर अलग अलग स्वायत्त शासकों का शासन था। पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि लोग वहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। राइज ऑफ द मिडिल क्लास, वहाँ पे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, इमर्जेंस ऑफ अ वर्किंग क्लास एंड स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज। इंग्लैंड में औद्योगिकरण, श्रमिक वर्ग का उभार और उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 एम्ड एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि 1815 के बाद नया रूढ़िवाद, जिसे हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, इसका उद्देश्य पारंपरिक संस्थाओं को सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे नया रूढ़िवाद का भी मतलब विकास हुआ था। ठीक है। आफ्टर नेपोलियंस डिफीट, यूरोपियन गवर्नमेंट्स फॉलोड द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी कि नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय सरकारों ने रूढ़िवाद की भावना का अनुसरण किया था। कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर ऑटोक्रेटिक, यानी कि रूढ़िवादी शासन निरकुंश यानी कि तानाशाही थे। ठीक है। रिवोल्यूशनरीज ऑफ दैट टाइम फॉट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, उस समय के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। एग्जाम्पल मैजनीज, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, यानी कि इटली का एकीकरण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। जुसेपे मैज़नी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जुसेपे मैज़नी जो थे वो इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। ठीक है। ही फाउंडेड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली इन मार्सिलीज टू प्रमोट हिज नेशनलिस्ट गोल्स, यानी कि उन्होंने अपने राष्ट्रवादी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए मार्सेई में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। ठीक है। He believed that Italy should not remain a patchwork of small states and must be united into a single republic. उनका विश्वास था कि इटली को छोटे छोटे राज्यों के बिखरे हुए समूह के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए, यानी उसे अलग अलग नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक एकीकृत गणराज्य में संगठित होना चाहिए, उसे एक करना चाहिए। ठीक है। During the 1830s, Mazzini tried to develop a clear program for a unified Italian republic, यानी कि 1830 के दशक में मैज़नी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम विकसित करने का प्रयास किया था। After the failed uprising of 1831 and 1848, the responsibility of unifying Italy shifted to Sardinia Piedmont under its ruler Emmanuel II। यानी कि 1831 और 1848 के असफल विद्रोहों के बाद इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी जो थी वो सार्डिनिया पाइडमोंट को सौंप दी गई थी, जिसके शासक इमैनुअल द्वितीय थे। ठीक है। Next, 1859, under the leadership of Chief Minister Cavour, the Kingdom of Sardinia-Piedmont defeated the Austrian forces, which was a major step toward Italian unification। यानी कि 1859 में मुख्यमंत्री कैवूर के नेतृत्व में सार्डिनिया पाइडमोंट के राज्य ने ऑस्ट्रियाई सेनाओं को पराजित किया था। यह इटली के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। Next, 1860. Garibaldi, a revolutionary leader, joined the movement, and he and his volunteers marched into southern Italy and the Kingdom of the Two Sicilies. With support from local peasants, they successfully removed Spanish rurals from the region. यानी कि 1860 में गैरीबॉल्डी एक क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने इस आंदोलन में शामिल मतलब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये शामिल थे इस आंदोलन में। वे अपने स्वयं सेवकों के साथ दक्षिणी इटली और टू सिसिलीज के राज्य में प्रवेश कर गए, जहाँ पे उन्होंने स्थानीय किसानों के समर्थन से उन्होंने उस क्षेत्र से स्पेनिश शासकों को सफलतापूर्वक हटा दिया था। ठीक है। Next, 1861. After these victories, Victor Emmanuel II was declared the King of United Italy, marking the formal unification of the country. 1861 में
इन विजय के बाद मतलब ये सारी जो सफलता हुई थी, इसके बाद विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त यानी कि एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, जिससे देश के औपचारिक एकीकरण की घोषणा हुई। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 18th century, Germany was divided into many small states. Some disappeared during the Napoleonic Wars, but 39 independent states remained afterward. Prussia was the most powerful, controlled by wealthy landowners called Junkers. यानी कि 18वीं सदी में जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। नेपोलियन युद्धों के दौरान इनमें से कुछ राज्य जो थे वो खत्म हो गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में जो 39 स्वतंत्र राज्य थे वो बने रहे। इनमें प्रशिया जो था वो सबसे शक्तिशाली था, जिस पर जंकर कहलाने वाले धनी भूस्वामियों का नियंत्रण था। ठीक है, जिन्हें हम जंकर कहते हैं। नेक्स्ट, 1848, nationalist ideas spread among middle class Germans who wanted to unite the German regions under a democratic government. यानी कि 1848 में राष्ट्रवादी विचार मध्यम वर्गीय जर्मनी में फैल गए। ठीक है, जो जर्मन क्षेत्रों को एक लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत एकजुट करना चाहते थे। नेक्स्ट, इनमें 1848 many political groups formed the Frankfurt Assembly, which proposed a constitutional monarchy with the King of Prussia as emperor. यानी कि मई 1848 में कई राजनीतिक समूहों ने फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया, यानी कि फ्रैंकफर्ट असेंबली का गठन किया था, जिसने संवैधानिक राजतंत्र का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रशिया के राजा को सम्राट बनाया जाना था। ठीक है, आफ्टर दिस फेलियर the king of Prussia rejected this offer. The liberal movement was crushed by the monarchy, military and junkers. प्रशिया के जो राजा थे उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उदारवादी आंदोलन को राजतंत्र, सेना और जंकरों ने कुचल दिया। After this failure, Prussia Chief Minister Otto von Bismarck took charge of the unification process through military and diplomatic efforts. इस असफलता के बाद प्रशिया के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। उन्होंने सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, He used the Prussian army and bureaucracy to lead 3 wars over 7 years. उन्होंने प्रशियाई सेना और नौकरशाही का उपयोग करते हुए 7 वर्षों में 3 युद्धों का नेतृत्व किया था। पहला अगेंस्ट डेनमार्क, दूसरा अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड तीसरा अगेंस्ट फ्रांस। ठीक है, Prussia won all 3 wars. The final victory over France led to the complete unification of Germany. यानी कि प्रशिया जो था वो तीनों युद्ध जीता और फ्रांस पर अंतिम विजय ने जर्मनी के पूर्ण एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, इसके बाद जो जर्मनी के एकीकरण का रास्ता था वो खुल गया। ठीक है, On 18th January 1871, in the Palace of Versailles, an assembly of German princes, army leaders, Prussian ministers, and Bismarck proclaimed Kaiser William, King of Prussia, as the German Emperor. यानी कि 18 जनवरी 1871 को वर्साराय जो थे उसके महल में जर्मन राजकुमारों, सैन्य नेताओं और प्रशियाई मंत्रियों और बिस्मार्क की एक सभा में कैसर विलियम जो प्रशिया के राजा थे उन्हें जर्मन सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन यानी कि राष्ट्र का दृश्यांकन। इन द 19th century, आर्टिस्ट यूज्ड फीमेल फिगर्स टू सिंबलाइज नेशन एंड देयर आइडियल्स। यानी कि 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों और उनके आदेशों को दर्शाने के लिए स्त्री आकृतियों का उपयोग किया था। 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिंबल, यानी कि इसके महत्वपूर्ण 2 उदाहरण हैं। पहला मैरियन यानी कि मारियान रिप्रेजेंट फ्रांस सिंबलाइजिंग लिबर्टी, रीजन एंड द स्पिरिट ऑफ द रिपब्लिक, जो फ्रांस का प्रतीक है और स्वतंत्रता, तर्क और गणतंत्र की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी जर्मेनिया यानी कि जर्मानिया
रिप्रेजेंट जर्मनी सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ यूनिटी एंड हीरोइज्म, यानी कि जो जर्मनी का प्रतीक है और शक्ति, एकता और वीरता को दर्शाती है। ठीक है, दीज allegories help people emotionally connect with the idea of the nation and were often paintings, coins and statues। यानी कि इन रूपकों ने लोगों को राष्ट्र की अवधारणा से भावनात्मक रूप से जोड़ने में सहायता की है और इन्हें अक्सर चित्रों, प्रतीकों और मूर्तियां में दर्शाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल एलेजरीज एज नेशनल सिंबल्स, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में स्त्री रूपक। सबसे पहले हम बात करते हैं मारियान की। सिंबल ऑफ फ्रांस, यानी कि जो मारियान है वो फ्रांस का प्रतीक है। नेम्ड आफ्टर अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम टू रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, यानी कि मारियान का नाम एक लोकप्रिय ईसाई नाम पर रखा गया था ताकि यह जनता के राष्ट्र की भावना को दर्शा सके। ठीक है, हर फीचर्स रिप्रेजेंट लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं वो स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। रेड कैप सिंबल ऑफ फ्रीडम, उसकी जो लाल टोपी है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। ट्राई कलर फ्रेंच नेशनल फ्लैग, यानी कि जो तिरंगा है वो फ्रांसीसी राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है। ठीक है, और कोकार्ड, यानी कि अ रिबन पेज, जो कि फीते जैसा बैज है। स्टैचूज ऑफ मारियान वर प्लेस्ड इन पब्लिक स्क्वायर्स एज सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी कि मारियान की जो मूर्ति है वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में सार्वजनिक चौकों में स्थापित की गई है। हर इमेज अपीयर्ड ऑन कॉइन एंड स्टैम्प्स, उसकी जो तस्वीरें हैं वो सिक्कों और डाक टिकटों पर भी छापी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मदर फिगर्स एज नेशनल आइकन्स, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में मातृ आकृतियाँ। Instead of just the idea of fatherland, nations used mother figures to emotionally connect with people, यानी कि केवल पितृभूमि की अवधारणा के बजाय राष्ट्रों ने लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए मातृ आकृतियाँ का प्रयोग किया। एग्जाम्पल, ब्रिटानिया यूके, यानी कि ब्रिटानिया ब्रिटेन में, जर्मीनिया जर्मनी में, मारियान फ्रांस में और सिमिलर टू इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ मातृभूमि मदरलैंड, ये जो सभी भारत की मातृभूमि की अवधारणा के समान हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ जर्मनी, रिप्रेजेंट द जर्मन नेशन। जर्मानिया जो है वो जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक है। वेयर्स अ क्रोन ऑफ ओक लीव्स एंड जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, यानी कि वह ओक यानी कि बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन ओक वीरता का प्रतीक माना जाता है। हर इमेज वॉज डिस्प्लेड इन सेंट पॉल्स चर्च ड्यूरिंग द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सिंबलाइजिंग द लिबरल रिवॉल्यूशन, उसकी तस्वीर फ्रैंकफर्ट संसद के दौरान सेंट पॉल चर्च में प्रदर्शित की गई थी जो उदारवादी क्रांति का प्रतीक थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेपोलियनिक कोड की, यानी कि नेपोलियन संहिता, जिसके अंतर्गत नेपोलियन द्वारा कुछ सुधार किए गए थे। सबसे पहले एंड ऑफ बर्थ प्रिविलेजेस, यानी कि जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकारों का अंत हुआ। ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर एबोलाइज्ड, एवरीवन वाज मेड इक्वल बिफोर द लॉ एंड द राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड, यानी कि इसमें यह हुआ कि जन्म के आधार पर मिलने वाले सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, सभी कानून के सामने समान हो गए और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। नंबर सेकेंड, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सरल प्रशासन बनाया गया। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ रीजन्स वर मेड सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट, यानी कि क्षेत्रों के प्रशासनिक विभाजन को सरल और अधिक कुशल बनाया गया। नंबर थ्री, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी कि सामंतवाद की समाप्ति। द फ्यूडल सिस्टम वॉज रिमूव्ड, पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम फोर्स्ड लेबर, जिसे हम सर्फडम भी कहते हैं, एंड अनफेयर पेमेंट्स टू लैंडलॉर्ड, जिसे हम मैनोरियल ड्यूज भी कहते हैं। यानी कि इसमें यह हुआ कि सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों को जबरन श्रम, जिसे हम दास्ता या फिर बेगार भी कहते हैं, और जमींदारों को दिए जाने वाले अनुचित भुगतानों से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, नंबर फोर,
फ्रीडम इन टाउन्स यानी कि शहरों में स्वतंत्रता, guild restriction rules controlling trade and crafts were eliminated, allowing more freedom in business। यानी कि गिल्ड प्रतिबंध जिसमें व्यापार और शिल्प को नियंत्रित करने वाले नियम बनाए गए थे वो समाप्त कर दिए गए, जिससे व्यापार में अधिक स्वतंत्रता मिली। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि अवसंरचना में सुधार। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सपेंडेड, यानी कि परिवहन और संचार प्रणालियों का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे व्यापार और संपर्क में सुधार हुआ। नंबर 6, सोशल फ्रीडम। Peasants, artisans, workers and businessmen experienced new freedoms in their daily lives and work। यानी कि सामाजिक स्वतंत्रता, इसमें यह हुआ कि किसान, कारीगर, मजदूर और व्यापारी अपने दैनिक जीवन और कार्य में नई स्वतंत्रताओं का अनुभव करने लगे। ठीक है, नंबर 7, इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी, यानी कि आर्थिक एकरूपता। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी हेल्प्ड इम्प्रूव ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस रीजन्स। यानी कि समान कानून, मानक तौल और माप तथा एक समान राष्ट्रीय मुद्रा लागू की गई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और वस्तुओं की आवाजाही में सुधार हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म लेट 19th सेंचुरी डेवलपमेंट्स की, यानी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध के अंतर्गत राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में क्या क्या विकास हुए। सबसे पहले, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म बिकेम नैरो एंड एग्रेसिव। 19वीं सदी के अंतिम चरण में राष्ट्रवाद संकीर्ण और आक्रामक हो गया था, बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। ठीक है, इट वॉज नॉट no longer just about unity and freedom, it started serving limited and selfish goals। यानी कि यह अब केवल एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति भी ये करने लगा था। ठीक है, Next, this led to intolerance and rivalries among powerful nations, especially in the Balkan region, which became a hotspot for conflict। यानी कि इससे शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और विशेष रूप से बाल्कन क्षेत्र में, जो संघर्ष का केंद्र बन गया। ठीक है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म, मीनिंग कंट्रीज यूज्ड नेशनल प्राइड टू जस्टिफाई एक्सपैंडिंग देयर एम्पायर्स एंड डोमिनेटिंग अदर्स। यानी कि राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से जुड़ गया, अर्थात देशों ने अपने साम्राज्यों का विस्तार करने और दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय गर्व का उपयोग किया था। नेक्स्ट, दीज टेंशन एंड पावर स्ट्रगल्स वर मेजर कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ये तनाव और शक्ति संघर्ष जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण बने। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, Although the idea of nationalism varied from place to place, the concept of national state, a country with defined borders and a unified government, was accepted universally। यद्यपि राष्ट्रवाद का विचार स्थान स्थान पर भिन्न था, मतलब जगह जगह के हिसाब से वो लोग राष्ट्रवाद की परिभाषा देते थे। ठीक है, फिर भी राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसे हम स्पष्ट सीमाओं और एकीकृत सरकार वाला देश भी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए एक बार इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में देख लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।